साथियों डी के क्लासेस डी के सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। साथियों जीव विज्ञान का जो महामैराथन वाली क्लास चल रही है इसमें हम लोग पार्ट 4 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पार्ट 5 को कवर करेंगे, जिसमें टोटल 400 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज कवर हो जाएंगे। तो साथियों इस वाले वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला जो चैप्टर होता है उससे संबंधित है। तो साथियों आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो परजीवी यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं, जीवाणु के द्वारा जो होने वाले रोग हैं, विषाणु के द्वारा जो होने वाले रोग हैं, इसके अलावा दोस्तों फफूंद के द्वारा जो होने वाले रोग होते हैं, साथ ही साथ आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं उन सभी बीमारियों को देखेंगे। तो साथियों जो लोग भी इसके पहले मैंने यूट्यूब पर एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, कवकों द्वारा होने वाले रोगों का नाम जो है ट्रिक से याद करने का तरीका बताया हूँ, तब वो लोग आप पहले देख लीजिए। साथ ही साथ साथियों आनुवांशिक बीमारियों का नाम भी ट्रिक से याद करने का तरीका बता दिया हूँ। तो सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पर आकर के टेस्ट लगाएं और चेक करें कि 100 में से कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है, तो लाल रंग की जो प्रकाश होती है सबसे अधिक क्रियाशील होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो साथियों पौधों के अंदर जो फ्लोएम होता है इसका काम होता है पौधों को भोजन देना यानी आहार का वहन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो साथियों दो चीज़ याद रखना, एक है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम। फ्लोएम से याद रखना फूड, फ्लोएम को क्या याद रखना है, फूड मतलब खाना देना, खनिज लवण पहुँचाना। और वहीं जाइलम की बात करें तो जाइलम को याद रखना जल यानी पानी पहुँचाना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। दो चीज़ याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जल और फ्लोएम से फल, फल यानी फूड। अगला प्रश्न है पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम जो होता है ये आवश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन जो होता है साथियों वो पादप हार्मोन नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो होता है साथियों वो पादप हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एथिलीन जो है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन। प्रश्न है दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। इसके बारे में साथियों विस्तार से आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है कहाँ से साथियों, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये प्रश्न है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र दोस्तों आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो रतन जोत का दोस्तों उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, तो साथियों इसमें कैफीन की मात्रा जो होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो शीतल पेय जैसे कोला हो गया इसमें कैफीन का एल्केलाइड सबसे ज़्यादा, इसी तरह निकोटीन की तंबाकू की पत्ती में पाई जाती है, जबकि टैनिन जो है कच्चे फलों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। रेनिन एंजाइम है जो कि दूध को पचाने में काम करता है। अगला प्रश्न है कि कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है किसमें, चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन है, तो साथियों कैफीन पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, तो समुद्री घास आयोडीन का जो है मुख्य स्रोत होता है।
तो साथियों ये वाला वीडियो जो है आप लोग मानव रोग लूसेंट में 294 पेज नंबर पे जा कर के एक बार सबसे पहले जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों को पढ़ें। इसके अलावा साथियों फफूंद से होने वाली बीमारी को एक बार पढ़ लें और इसके अलावा आनुवंशिक बीमारियों के नाम को पढ़ लें। फिर जाकर के ये वीडियो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। पेज नंबर 294 और 95 को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो आइए देखिए दोस्तों, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरिया फेज पूछ रहा है कि क्या होता है। ठीक है, तो जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरिया फेज जो होता है जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक प्रकार का विषाणु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है साथियों, सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो ये दोस्तों वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है और मादा एडीज मच्छर के द्वारा क्या होता है, दूसरे के अंदर पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो साथियों प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ से देख लें। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पीला बुखार निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है। तो साथियों उपयुक्तों में से कोई विकल्प सही नहीं है। तो साथियों पित्त ज्वर या पीला जो बुखार होता है एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक जो है एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडीज जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। इस तरह से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। अगला क्वेश्चन है साथियों, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है। तो इसका कारक दोस्तों विषाणु होता है और जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, किसके उन्मूलन में सहायक होता है। तो साथियों जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है इसके उन्मूलन में क्या होता है, सहायक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है। तो साथियों मेनिंजाइटिस होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण पूछ रहा है कि क्या है। तो साथियों जो अतिसार होता है ये रोटा वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। साथियों यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो पैंडेमिक कहते हैं साथियों, अभी कोरोना वायरस जैसे फैला हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट की सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। मम्स, रेबीज और हर्पीज जो है साथियों ये विषाणु जनित होती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का कारण क्या होता है। तो साथियों पोलियो का कारण जो है विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था। तो डॉक्टर जॉन्स ई सॉल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर। वही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर जॉन्स ई सॉल्क। अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है। तो साथियों ये जो है वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर। इसमें पूछ रहा है हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत यानी लीवर जो है दोस्तों प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किसके द्वारा दोस्तों, मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एड्स विषाणु में क्या होता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका RNA प्लस प्रोटीन। ओके। अगला क्वेश्चन है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है किसका। रेट्रो विषाणु। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है। जीडोवुडिन यानी एजिडोथाइमिडीन जो है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है साथियों। तो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट के बारे में साथियों एक बार यहाँ पे पूरा पढ़ लें। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो मीजल्स यानी जो खसरा रोग होता है इसको एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। तो खसरा दोस्तों जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। यहाँ पे विस्तार रूप से आप देख सकते हैं इसको। खसरा जो है साथियों विषाणु द्वारा होता है, सॉरी।
अगला क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी का जनक जो है एडवर्ड जेनर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है साथियों? राइट आंसर। पूछ रहा है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बर्ड फ्लू का कारक है? तो H5N1 जो है बर्ड फ्लू का कारक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों के निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो साथियों H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछ रहा है इबोला है। इबोला क्या है साथियों? तो एक प्राण घातक विषाणु होता है दोस्तों। इबोला वायरस का नाम बहुत चला था। अगला क्वेश्चन इबोला वायरस का नाम लिया गया है, कहाँ से लिया गया है साथियों? तो एक नदी के नाम से इसका नाम को लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसकी विस्तृत व्याख्या साथियों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बाटुलिज्म है। साथियों पूछ रहा है कि बाटुलिज्म क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ से होने वाला एक विषैलापन है जिसको हम लोग बाटुलिज्म बोलते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डिप्टीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके काम नहीं आता है? तो पोलियो के काम नहीं आता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा हेतु जो है लगाई जाती है साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग यानी टीबी की परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? मैनटॉक्स का परीक्षण जो होता है साथियों यही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी की प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस बी जो होता है पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो साथियों जो हैजा होता है ये जल से होता है, प्रदूषित जल से पीने से। टाइफाइड और कोलेरा पूछ रहा है किसका उदाहरण है? तो जलजन्य रोगों का उदाहरण है। ऑप्शन सी। पूछ रहा है बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी यानी अक्षमा के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी। कुष्ठ रोग पूछ रहा है उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होती है? तो फफूंद के द्वारा होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है? तो त्वचा का प्रदाह जो होता है। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो दोस्तों गांजापन जो होता है कवक जनित होता है। पूछ रहा है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है दोस्तों? तो प्लीहा यानी तिल्ली जो होता है मलेरिया से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका क्या है राइट आंसर है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना। तो हीमोफीलिया में दोस्तों रक्त का स्कंदन नहीं होता है। अगला पूछ रहा है निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो हीमोफीलिया जो होता है दोस्तों आनुवंशिक होता है। अगला क्वेश्चन है थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में संश्लेषण क्षमता नहीं रखता है तो उसको अंदर जो है हीमोग्लोबिन की जो संश्लेषण क्षमता होता है वो खत्म हो जाती है। पूछ रहा है थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे क्या प्रभावित होता है? तो ब्लड जो है प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्यतः खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है वो लोग कौन से रोग से जो है दोस्तों प्रभावित रहेंगे? तो बेरी से प्रभावित होंगे, पीड़ित होंगे। तो साथियों बीमारी पता करने के लिए एमआरआई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये जो है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण जो है इसका सही आंसर। पूछ रहा है दोस्तों एमआरआई का इसमें फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दोस्तों किया करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर पूछ रहा है दोस्तों बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीएमडी का पूरा नाम क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी, तो बेसिटी हो गया है दोस्तों, इसको डेंसिटी बना लीजिएगा। ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना बंद कर देना चाहिए वो कौन से बीमारी से प्रभावित होता है? तो बुलिमिया से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन
से पूछ रहा है होता है, तो ये कैडमियम की वजह से होता है दोस्तों। साथियों क्वेश्चन नंबर 373 है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसकी अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, नाइट्रेट के कारण होता है। तो साथियों इस प्रश्न को बहुत ही विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आगे 2 और क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको समझ आएगा ये क्यों विस्तार से पढ़ना जरूरी है। तो साथियों ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा जो होती है 10 ppm से अधिक होती है। इससे क्या होता है, बच्चों के होंठू एवं शरीर का रंग क्या होता है, नीला पड़ जाता है। ठीक है, होंठू नहीं है साथियों, ये होठ है। होठ एवं शरीर क्या होता है, नीला रंग पड़ जाता है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके, यहीं पे ध्यान देना, यह नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है। जिससे साथियों क्या होता है, श्वसन जो है क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। ठीक है, अब साथियों क्वेश्चन नंबर 374 देखिए, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अब देखिए इसमें नाइट्रोट भी है और मीथेमोग्लोबिन भी है। तो इस प्रश्न का दोस्तों क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रक्त की बात किया है, वहाँ पे जल की बात कर रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी। अब इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ से देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको हम लोग मीथेमोग्लोबिनोमिया भी कहते हैं, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने की रक्त की जो क्षमता है के घटने के परिणाम से होता है। ठीक है, मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन परिवहन की करने की जो रक्त की क्षमता है उसके घटने के कारण होता है। पेयजल में क्या हो, अगर नाइट्रेट की अधिकता हो तो इससे इसका सबसे आम कारण है। ठीक है, प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से क्या होता है, प्रभावित होता है। शरीर में नाइट्रेट जो है, शरीर में नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है और यही नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके क्या करता है, मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, और मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से ही शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यही स्थिति क्या होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, तो साथियों इतना विस्तृत चर्चा करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेमोग्लोबिन के वजह से। तो साथियों 3 प्रश्न था, तीनों देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ था। अब साथियों अगला क्वेश्चन है 376, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध पूछ रहा है किससे होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हृदयघात यानी हार्ट अटैक से होता है। तो साथियों क्या होता है, दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो बचाने के लिए प्रयुक्त होता है। किसको बचाने के लिए, हृदयघात यानी हार्ट अटैक से बचाने के लिए इसका क्या करते हैं साथियों, इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, पोटेशियम जो है राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम की अल्पता से संबंध है। तो दोस्तों इसका संबंध जो है निम्न रक्तचाप से होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट। तो शरीर में क्या होता है, पोटेशियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो है किडनी फेल हो सकता है, वृक्क फेल हो सकता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्दे पर पड़ता है, किडनी पर पड़ता है। ओके,
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ठीक, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, आर्सेनिक 74। अब आपको ये बताना है दोस्तों कि इसमें आयोडीन 131 का यूज कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही बात करें कोबाल्ट 60 का, तो इसका उपयोग जो है दोस्तों कैंसर के इलाज में किया जाता है। वहीं बात करें सोडियम 24 का, तो इसका यूज जो है हम रक्त व्यतिक्रम में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का यूज करके किया जाता है। अगला प्रश्न है ओंकोजीन किससे संबंधित है? तो ये कर्क रोग से संबंधित है, ऑप्शन सी। साथियों कोबाल्ट 60 से पूछे जाने वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या उत्सर्जित करता है? ठीक है, कौन सी किरण? तो साथियों ये गामा किरण को उत्सर्जित करता है। तो अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग तरीके से पूछा है। ट्यूमर संसूचन करने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन है? कई बार हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्सेनिक 74 है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो धर्मी समस्थानिक कौन है? तो रक्त कैंसर के लिए दोस्तों फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए और बी दोनों है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के में उपयोग किया जाने वाला विकिरण पूछ रहा है, कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है दोस्तों। तो इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है WBC की, वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मानव का मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, तो मानव की जो मस्तिष्क होती है इसमें स्मरण क्षमता क्या होती है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग जो है मनुष्यों में 48 से लेकर 65 साल के बीच में होता है। ठीक है, सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। और अल्जाइमर दो प्रकार का होता है, इसे एक वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाला और जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु को प्रकट होने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG के द्वारा। साथियों आपको EEG का पूरा नाम बताना है, इसके अलावा एक और वर्ड है ECG, इन दोनों का फुल नेम को बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि मतलब मिनी माता रोग उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी, तो साथियों पारा से होता है मिनी माता रोग, पारद, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HG लिखते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम पारा या मरकरी भी बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला पूछ रहा है कि एलर्जी के कारण कौन सा रोग होता है? तो अस्थमा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसकी विस्तृत व्याख्या एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषण नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, एनीमिया यानी रक्तहीनता जो होता है दोस्तों वो लौह की कमी से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है दोस्तों? एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए। साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार का सेवन करता है तो वो कौन से रोग से जो है रोग हो सकता है उसको? तो साथियों वो जो है स्कर्वी रोग से पीड़ित हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुर्दा है, ऑप्शन नंबर ए।
तो साथियों ब्राइटस रोग को यूरेमिया भी कहते हैं तथा यह शरीर में गुर्दे या किडनी को प्रभावित करता है। इस रोग में वृक्कों यानी कार्य की फिजियोलॉजी को क्या कर देता है, गड़बड़ कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए दोस्तों, तो कैंसर के नियंत्रण के लिए इंटरफेरॉन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल की प्रधान रूप में पाया जाता है, पूछ रहा है वो बीमारी कौन सी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गठिया, या जिसको हम लोग गाउट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग जो है इसको वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कार्डियोलॉजी विभाग जो होता है। तो साथियों हृदय रोग विभाग यानी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब होती है, जो कि कोरोनरी धमनी रोग की पहचान एवं उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए एक चिकित्सक है इस लैब का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। 400 प्रश्न का आपको दोस्तों एक बड़ा सा गिफ्ट दिया गया है, तो ये कम से कम 400 लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और इस वीडियो पर 400 लाइक्स कम से कम ज़रूर लाएं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो साथियों इसके अलावा भी बहुत सारे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बच गए हैं जो कि बायोलॉजी से हैं, जैसे जेनेटिक्स वाले जो हैं टॉपिक, तो जो बचे हुए हैं उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 पार्ट जो है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।